चलिए वैलिडिटी कर रहे थे हम, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद इम्प्लीकेशन इफ देन। अगर कहीं पे इफ और देन लगा होगा तो उसका वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं। देखिए इसके ना तीन मेथड हैं। तीन मेथड से, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड और तीसरा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो अभी मैं डायरेक्ट मेथड और कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड डिस्कस करूंगा और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम सबसे लास्ट में करेंगे, वो एक साथ हम सारे कर लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है इफ देन में। बहुत सिंपल है। देखिए पहले आप इफ देन का ट्रुथ टेबल देखिए, मैंने आपको कराया हुआ है शायद पहले। जब इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन का मैंने आपको ट्रुथ टेबल बनवाया था तो मैंने इफ देन का भी उसी के साथ चलाया था ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है P Q इफ P देन Q, है ना। तो ये इफ देन का ट्रुथ टेबल बना हुआ है। तो इसमें देखिए जब P ट्रू होता है Q ट्रू होता है तो P इंप्लाइज Q कैसा होता है, ट्रू होता है। P ट्रू होता है Q फॉल्स होता है तो P इंप्लाइज Q कैसा होता है, फॉल्स होता है। P फॉल्स होता है Q ट्रू होता है तो P इंप्लाइज Q कैसा होता है, ट्रू होता है। मतलब आपको याद होगा मैंने बताया था कि P इंप्लाइज Q फॉल्स केवल तभी होता है जब P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है। तो इसका ही यूज करके डायरेक्ट मेथड में, इफ देन में, डायरेक्ट मेथड में बहुत सिंपल है। देखिए P इंप्लाइज Q, इफ P देन Q। मतलब आप ये अज्यूम करिए कि P ट्रू है और ये दिखा दीजिए कि Q ट्रू है। तो वही मैंने आपको स्टेप 1 स्टेप 2 लिखवाया है, अज्यूम दैट P इज ट्रू और प्रूव दैट Q इज ट्रू। मतलब इस ट्रुथ टेबल का केवल एक रो आपको लेना है, फर्स्ट रो वाले से आपका काम चलेगा। ये देखिए अगर P ट्रू हो, अज्यूम कर लो आप, assume that P is true and prove that Q is true, then the result will be true। बस इससे ही मतलब है हमें। ये आप सीनियर क्लासेस में और देखेंगे। अभी जानबूझ के मैंने आपको ट्रुथ टेबल कराया हुआ है थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए। तो ट्रुथ टेबल का पहला रो हम यूज करेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव। देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रापोजिटिव को याद करिए। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था, P implies Q is equivalence to, आपको याद हो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता था, निगेशन ऑफ Q implies negation of P, ऐसा होता था। निगेशन ऑफ Q क्या है, निगेशन ऑफ Q क्या है, तो निगेशन ऑफ Q ये है कि Q फॉल्स है ना भाई। जैसे कि Q कुछ दिया है आपको तो Q ट्रू है, तो निगेशन ऑफ Q क्या है, फॉल्स है। तो यहीं से मैंने देखिए बनाया कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में मैंने स्टेप्स लिखे हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव का पहले रूल आपको याद होना चाहिए, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ये क्या है, Q का फॉल्स है और ये क्या है, P का फॉल्स है ना। निगेशन लगा है ना आगे, तो Q का फॉल्स इंप्लाइज P का फॉल्स। इसका मतलब अज्यूम Q इज फॉल्स, Q को फॉल्स अज्यूम कर लीजिए और उसकी हेल्प से आप प्रूफ कर दीजिए कि P इज फॉल्स। तो अज्यूम दैट Q is false, prove that P is false। जैसे पहले क्या किया था, assume that P is true, prove that Q is false। बस आपको याद रखनी है चीजें। जैसे डायरेक्ट मेथड if then है ना तो P implies Q है। कॉन्ट्रापोजिटिव का क्या मतलब है, कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब है निगेशन ऑफ Q implies negation of P, है ना। तो assume that negation of Q is assume that Q is false, P is, prove that P is false। चलिए अभी मैं जब एग्जांपल्स कराऊंगा तो ये क्लियर होगा। इसको देखिए, ये मैंने ना ट्रुथ टेबल से ही लिया हुआ है। ये कॉन्ट्रापोजिटिव की ट्रुथ टेबल है। देखिए P Q तो वैसे ही चलेंगे। निगेशन ऑफ P का मतलब क्या है, जहां पे ट्रू है वहां फॉल्स हो जाएगा P में। ये देखिए P में यहाँ ट्रू है फॉल्स, P में फॉल्स है ट्रू, P में फॉल्स है ट्रू। निगेशन ऑफ Q का क्या मतलब हो जाएगा, जहां पर Q में ट्रू था वहां फॉल्स हो जाएगा, जहां फॉल्स था वहां ट्रू हो जाएगा। ये हो गया। P implies Q तो अभी हमने बनाया था वैसा ही बना हुआ है। अब देखिए निगेशन ऑफ Q implies negation of P मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये भी सेम वैसा ही चलता है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू क्यों, क्योंकि P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P। तो ये भी वैसा ही चलता है। अब देखिए इसमें मुझे ना पहले रो का काम है। आपको Q कैसा अज्यूम करना है, फॉल्स, और प्रूफ क्या करना है, P फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू, स्टेटमेंट वैलिड होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड देखिए,
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आप क्या करते हो, P को ट्रू अज्यूम करते हो, Q को फॉल्स, और एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंचते हो। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है एक विरोधाभास स्थिति में पहुंचना। मतलब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, और हम उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं तो हम देखते हैं जो हमने अज्यूम किया था वही गलत हो जाता है ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। हमारा रिजल्ट जो होता है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है जो हमने अज्यूम किया था उसके लिए। बहरहाल कॉन्ट्राडिक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से करूंगा और कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से करूंगा। क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। If x and y are odd integers, then x y is an odd integer। ये ट्रू है कि फॉल्स है? पहली बात तो आपको पता होगा ये ट्रू है, एक वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि आप फटाफट एग्जांपल्स ले लोगे, है ना। जैसे कि चलिए ले ही लेते हैं, पहले तो जनरल फॉर्म कर लेते हैं। जैसे x ऑड, आप कुछ भी लो, आप कुछ भी ऑड लो, 3 ले लो, x आपका 3 हो गया, है ना। y आप कुछ भी ऑड लो, 5 हो गया, है ना। अब x y निकालो, ये x है ये y है, अब x y निकालो, x y मतलब x into y, 3 5 is 15, तो x y जो आया वो क्या आया 15, जो कि इवन है कि ऑड है? यस ऑड है। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है। आपको और भी ले लो, आप x की वैल्यू आप ले लो, कुछ भी ले लो, 7 ले लो, x की वैल्यू 7 ले लिया, है ना, और y की वैल्यू आप ले लो 9, ऑड दोनों ले लिया, 7 9 जा 63, तो x y कैसा आया 63। ये भी कैसा है, ऑड है। तो ये आपको पता चल रहा है कि ठीक है भाई ऑड है, बट ऐसे नहीं करना है हमें। इसको कैसे करना है, रीजनिंग करके हमें ऐसे करना है, मतलब आपको डिडक्टिव रीजनिंग करनी है यहाँ पे। चलिए स्टेप नंबर 1, अज्यूम दैट P इज ट्रू। तो ये देखिए स्टेप नंबर 1, लेट अस अज्यूम, एक काम करते हैं, इससे पहले हम इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट बना लेते हैं, है ना। कंपोनेंट स्टेटमेंट भी तो देखने पड़ेंगे, इसमें से P कौन है और Q कौन है। तो देखिए P और Q आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। if हटाया then हटाया, x and y are odd, तो हो गया x and y are odd integers, ये क्या हो गया P, और x y is an odd integer, ये क्या हो गया Q, x y is an odd integer, ये क्या हो गया Q हो गया, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करना है डायरेक्ट मेथड से। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, लेट अस assume that P is true। अब देखिए ये आपने अज्यूम किया P ट्रू है, इसका क्या मतलब है, आपने अज्यूम किया कि ये जो लिखा है ये ट्रू है, मतलब x and y are odd integers। तो इसका मतलब है this implies that, इसका मतलब है x and P ट्रू है, मतलब ये बात ट्रू है, तो x and y are odd इंटीजर, ये हो गया, ठीक है। x और y अगर ऑड इंटीजर हैं तो देखिए ऑड इंटीजर को लिखने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। देखिए उसको लिखने का स्टाइल कैसा होता है, ऑड को लिखने का स्टाइल ऐसा होता है 2 into m plus 1, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि जहां पर m क्या है, कोई भी इंटीजर है, m क्या है, कोई भी इंटीजर, आप m की कुछ भी वैल्यू लो, 3 लो आप, 2 3 जा 6 plus 1 कितना हो गया 7। देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है, ऑड। m की और भी कोई वैल्यू लो, कोई भी ले लो आप, 4 ले लो, 2 4 द 8 plus 1 कैसा आ रहा है 9 आ रहा है, जो कि कैसा है ऑड है, ठीक है ना। और माइनस में भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए m की वैल्यू आप -2 ले लो, तो 2 into -2 -4 plus 1 कितना आ गया -3, ये भी कैसा आया ऑड आया। नेगेटिव है कोई बात नहीं, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है ऑड है, ऑड इंटीजर है। चलिए तो x और y अगर ऑड इंटीजर है तो इनको लिखने का स्टाइल क्या हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, मतलब ऑड को लिखने का स्टाइल कैसा होगा 2 into एनी इंटीजर प्लस 1, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, वो इंटीजर कोई भी आप ले सकते हो, m ले लो, n ले लो, k ले लो, l ले लो, m ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो,
तो दिस implies that x can be written as 2m plus 1 and also y can be written as, y भी एक ऑड है क्योंकि p ट्रू है, तो y को कैसे लिखोगे 2m plus 1। देखिए यहाँ पे m नहीं ले सकते हैं, है ना, बिकॉज m एक बार ले चुके हो आप। m किसको डिफाइन कर रहा है, x को, है ना, m किसको डिफाइन कर रहा है, x को। तो y के लिए आपको एक नया इंटीजर लेना पड़ेगा और साइड में आपको लिखना पड़ेगा वेयर m and n are some integers, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया था, assume that p is true, assume कर लिया p is true और उससे जो बातें निकल के आती है वो बना ली, मतलब x और y आर ऑड इंटीजर, और उसको आपने सोचा कि मैं ऑड इंटीजर को कैसे लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। तो x is equals to 2m plus 1, y is equals to 2n plus 1। अब आपको चाहिए क्या, इधर जाइए, बोला जा रहा है प्रूव दैट q is true, प्रूव दैट q is true, मतलब मुझे अब क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है x y is an odd integer, ये मुझे प्रूफ करना है। तो यहां मैं रफ वर्क में गया और मैंने सोचा कि मुझे अगर x y को कैसा प्रूफ करना है, ऑड, ठीक है। तो ऑड करने के लिए x y मेरे को कैसे फॉर्म का लाना होगा, मेरे को 2 into इंटीजर प्लस 1 टाइप का ही लाना होगा। भाई x y अगर ऑड है तो आपको कैसा लाना होगा, इसको भी तो वैसा ही लाना होगा, 2 into any इंटीजर प्लस 1 टाइप का लाना होगा। लेट अस से xy is equals to 2k plus 1 टाइप का लाना होगा, where k is an इंटीजर, ऐसा लाना होगा xy को, ठीक है ना, सिंपल है। अब देखो ये जो प्रूव दैट q is true, ये आप प्रूफ किसकी हेल्प से करते हो, तो इसका आंसर है आपने जो अज्यूम किया है उसी की हेल्प लेके आप ये प्रूफ करते हो। मतलब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 में, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 में जिसमें कि बोला गया है p ट्रू है, इसकी आप हेल्प लेंगे अब, और इसकी हेल्प से आप ये प्रूफ करेंगे कि x into y क्या है, एक ऑड है, मतलब आप ये प्रूफ करेंगे कि xy is equals to 2k plus 1 टाइप का है। तो चलिए देखिए, अब हमें xy लाना है, क्या करें, तो इन दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। LHS को LHS से कर दो, RHS को RHS से कर दो, सिंपल, आपने पढ़ा हुआ है ना, जैसे कि भाई x is equals to 2 है और y is equals to 3 है, तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते हैं, तो RHS को RHS से भी करते हैं, तो xy is equals to क्या आ जाता है, 2 into 3 is equals to 6 आ जाता है। तो वही यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, LHS को LHS से, RHS को RHS से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को xy चाहिए, है ना, मतलब मेरे को q पे कमेंट करना है अभी कि q को मेरे को ऑड दिखाना है। तो मल्टीप्लाइंग LHS by LHS and RHS by RHS, we get this implies that x into y xy is equals to, और 2m plus 1 को ब्रैकेट में रखकर 2n plus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, xy को आपको ऐसा लेके आना है, तो बहुत सिंपल है, ये xy is equals to ब्रैकेट ओपन करिए, 2m को पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2m into n, 2 2 जा 4m into n, mn प्लस 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 2m into 1, 2m प्लस लगा है, लगा दिया, प्लस 1 into 2n प्लस 2n प्लस 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 1 1 जा 1, ऐसा आया। देखिए मिलने लगा आपको, लास्ट में 1 मिला, ये लास्ट में 1 मिला। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई आपको क्या मिलना चाहिए, 2, और 2 के साथ कुछ होना चाहिए जो कि एक इंटीजर हो। तो देखिए यहां से लेके यहां तक मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 4mn की जगह क्या हो जाएगा, 2mn प्लस m की जगह क्या हो जाएगा, 2m की जगह क्या हो जाएगा, 1m, मतलब m, 2 तो बाहर चला गया ना भाई, कॉमन हो गया, प्लस 2n की जगह क्या हो जाएगा, n, ब्रैकेट क्लोज। यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं भाई मैं केवल, क्योंकि +1 तो मेरे को बचा के रखना है, तो +1 मेरे को बचा के रखना है। अब देखिए ये क्या बन गया, 2mn प्लस m प्लस n, ये भी तो एक इंटीजर है। मैंने क्या बोला था, m और n एक इंटीजर, m और n कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तो भाई m और n की आप कुछ भी वैल्यू लो। सपोज आपने m1 लिया और n आपने 2 लिया, इस पूरे को सॉल्व करो जरा, अभी पता चलेगा। देखो देखिए इस पूरे को कर रहा हूं मैं, 2 into m की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए 2 1 जा 2 into 2 4,
5, 5 + 2 7, 7 क्या है, इंटीजर ही तो है ना। तो ये जो कुछ भी लिखा है वो एक इंटीजर, ये m और n की किसी भी वैल्यू के लिए जहां पे m और n क्या है, इंटीजर है। m और n आप कोई भी इंटीजर अज्यूम करो, ये पूरा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो जनरल फॉर्म में मैं इसको क्या बोल सकता हूं, जनरल फॉर्म में मैं इसको बोलूंगा x × y = 2 और इसको मैंने लिख दिया k + 1 और ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर k is an integer and k is given by 2mn plus m plus n। जैसे आप इंडक्शन वाले चैप्टर में नहीं करते थे मैथमेटिकल इंडक्शन में, वैसे ही। तो xy = 2k + 1। अब ये 2k + 1 क्या है भाई, 2 × any integer + 1 is what, 2 any integer + 1 is odd। तो इसका मतलब, तो therefore xy is an odd integer। xy is an odd integer आ गया ना, ये क्या है, xy is an odd integer क्या है, q है। तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore q is true। आप चले कहां से थे, देखिए let us assume that p is true से चले थे और पहुंच कहां पे गए, इसकी हेल्प से आप पहुंच गए q is true। तो p को ट्रू अज्यूम करके हमने प्रूफ कर दिया कि q is true। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड से। इसका मतलब ये जो कुछ भी दिया हुआ है, if x and y are odd integer then xy is an odd integer, ये कैसा है, एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, the given statement is a valid statement means p implies q is a valid statement। ठीक है, सिंपल है ना। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव से कैसे करोगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है पर इसमें परेशान होने की कुछ भी बात नहीं है। ओह सॉरी, मैंने ये इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट भी रब कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होगा, p क्या होगा, x and y are odd, x and y are odd इंटीजर। सबसे पहले ना आप कंपोनेंट स्टेटमेंट ही बना लेना, बहुत आसानी हो जाएगी उससे आपको। xy is an odd, xy is an odd इंटीजर। ठीक है ना। अब देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या बताया गया है, कॉन्ट्रापोजिटिव में मेरे को ये वाला रो लेना है और सिंपल है, ट्रुथ टेबल नहीं हो पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे कर लो आराम से। कॉन्ट्रापोजिटिव का रूल याद करिए, क्या होता है, निगेशन ऑफ q इंप्लाइज निगेशन ऑफ p। ये क्या है, निगेशन ऑफ q का क्या मतलब है भाई, निगेशन ऑफ q का मतलब है कि q का फॉल्स है ना, q को निगेट कर दिया आपने, q का फॉल्स, तो अज्यूम q इज फॉल्स। तो लेट अस अज्यूम दैट q इज फॉल्स। स्टेप नंबर 1, let us assume that q is false। देखिए भाई q अगर false है ना, और उसकी हेल्प से आपको क्या दिखाना है, prove that p is false। prove that p is, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, negation of q implies negation of p, contrapositive method है ना। तो let us assume that q is false। अगर q false है तो इसका मतलब q true नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, q false है का मतलब क्या है, q is not true, q is not true। अगर q true नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है xy, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया xy is an odd integer, तो q true नहीं है का मतलब xy is not an odd integer। तो this implies that xy is an odd integer दिया उन्होंने, तो xy is not an odd integer। इसका क्या मतलब है भाई कि xy एक odd integer नहीं है का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि xy भाई अगर odd नहीं होगा तो कैसा होगा, even होगा, क्योंकि integer odd होते हैं या तो even होते हैं। तो this implies that xy is, इसी स्टेटमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, xy is not an odd, yes, इसको आप लिख सकते हो xy is
नॉट ऑड का मतलब इज इवन, xy इज एन इवन इंटीजर। तो xy अगर एक इवन इंटीजर है, अब सोचिए भाई, देखिए xy अगर एक इवन इंटीजर है ना, तो इवन को लिखने का क्या स्टाइल है, यस 2 इंटू m, m जहां पर क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है ना। अब सोचिए आप x इंटू वाई 2m टाइप का कैसे आएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 4 है और y इज इक्वल्स टू क्या है 3 है ना। तो ये केस देखिए कैसा है, xy यहाँ पे मैंने निकाला, क्या आ गया 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 इंटू 3 12। 12 को मैं कैसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 6, ये देखिए 2 इंटू इंटीजर टाइप का आया, 6 है यहाँ पे वो इंटीजर 2m टाइप का आया, ठीक है ना। अब इसी को मैंने कैसे किया, ये पहला था। अब देखिए मैंने x इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, y इज इक्वल्स टू मैंने 8 ले लिया मान लीजिए। तो x इंटू वाई कितना आया 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितना हो गया 3 8 जा 24, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 12। देखिए फिर से एक्स वाई कैसा आया 2 इंटू एम टाइप का आया, 2 इंटू एम टाइप का आया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे स्पेशलिटी देखिए क्या है, x को कैसा लिखा, x क्या है 4, मतलब या तो x 2 इंटू x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और y को क्या लिख सकते हैं हम 3। यहां पे देखिए x को हमने क्या लिखा 3 और y को हमने क्या लिखा 2 इंटू 4। अब तीसरा देखिए जरा, सपोज x 4 है और y कितना है 8 है, ठीक है ना। 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 और y को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 4। अब x y क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 16। तो देखिए एक्स वाई कैसा है 2 इंटू एम टाइप का, जहां पे एम को इंटीजर मतलब इवन को लिखने का तरीका क्या है, इवन को लिखने का तरीका क्या है 2 इंटू एम वेयर एम इज इंटीजर। बताना जो मैं आपको यहाँ पे चाहता हूँ वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एक्स वाई को 2 इंटू एम टाइप का लाने के लिए या तो x 2 इंटू एम टाइप का होगा, यहाँ पे m कैसा बिहेव कर रहा है, या तो x 2 इंटू इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे y नहीं है 2 इंटू सम इंटीजर टाइप का। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ x 2 इंटू इंटीजर टाइप का नहीं है, लेकिन यहाँ y 2 इंटू इंटीजर टाइप का है। तो चाहे x इवन हो और y ऑड हो तब भी x y इवन होता है, चाहे x ऑड हो y इवन हो तब भी x y इवन होता है, और चाहे x भी इवन हो y भी इवन हो तब भी x y कैसा होता है इवन होता है, ठीक है ना। तो x y इज एन इवन इंटीजर का क्या मतलब है, x y इज एन इवन इंटीजर का क्या मतलब है, इसका मतलब है आइदर x इज इवन, आइदर x इज इवन और y is even or both are even or both are, या तो x इवन होगा या तो y इवन होगा या तो दोनों इवन होंगे, तो xy कैसा आता है इवन आता है। तो xy इवन आने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है आइदर x इज इवन और y इज इवन और बोथ आर इवन। तो अगर ऐसा है तो देखिए क्या प्रूफ करना है, P इज फॉल्स प्रूफ करना है, तो हो तो गया, इसका मतलब P फॉल्स है, क्योंकि P में क्या बोला जा रहा है x और y कैसे हैं ऑड है, x और y दोनों ही हैं ऑड है, एंड बोला जा रहा है, एंड लगा है ना, तो x एज वेल एज y बोथ आर ऑड, P था वो। हमारा क्या आ गया कि या तो x इवन है का मतलब क्या है, इसको और अच्छे से बना लीजिए, आइदर x इज इवन, इवन को क्या लिख सकते हो नॉट इवन, सॉरी x इवन को क्या लिख सकते हो नॉट ऑड, ठीक है। तो आइदर x इज नॉट ऑड और y इज नॉट ऑड। भाई इवन को आप क्या लिख सकते हो नॉट ऑड, ऑड नहीं है तभी तो वो इवन है, ठीक है ना, इज नॉट ऑड और बोथ आर नॉट ऑड। देखिए हमारा क्या आ गया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x
एंड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो P है वो क्या हो गया? फॉल्स। तो दिस शोज दैट P इज फॉल्स। P इज फॉल्स का क्या मतलब है भाई? P इज फॉल्स का मतलब है कि x एंड y आर नॉट ऑड। यही तो आया है, x इज नॉट ऑड और y इज नॉट ऑड। दोनों में से एक भी अगर हम कैसा दिखा दें, नॉट ऑड दिखा दें, तो P क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा P फॉल्स हो गया। तो हम किससे चले थे? हम चले थे अज्यूमिंग दैट Q इज फॉल्स से चले थे, ठीक है, और हमने प्रूफ कर दिया उसकी हेल्प लेकर कि P क्या है? फॉल्स है। P फॉल्स होने का मतलब ये है कि x y आर ऑड इंटीजर दिया उन्होंने, तो हमारा आना चाहिए x एंड y आर नॉट ऑड इंटीजर, और वही हमारा आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए और इसमें देखते हैं एग्जांपल्स। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आपको बाद में कराऊंगा। पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव और डायरेक्ट मेथड से मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं। इसमें एक एग्जांपल और है मेरे पास। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का ही है। बोला जा रहा है कि अच्छा, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये एग्जांपल नंबर 13 था एनसीईआरटी का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x y आर इंटीजर्स, if x y are integers such that xy is odd, xy is odd, then both x and y are, then both x and y are odd। इसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है। और देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बाय प्रूविंग इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से हमें इसको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से इस बार बोला जा रहा है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें P और Q को बना लेना पड़ेगा, है ना। तो P क्या बनेगा आपका और Q क्या बनेगा आपका? देखिए x y आर इंटीजर्स, देखिए x y आर इंटीजर सच दैट x y इज ऑड। ध्यान से देखिए इसमें ना ये x y आर इंटीजर्स ये एक कंडीशन है। ये क्या है? एक कंडीशन है। ये कंडीशन है, इसको आप स्टेटमेंट में नहीं लोगे। स्टेटमेंट तो क्या है? ये स्टेटमेंट है। P जो है वो ये है, x y इज ऑड, ये है। थोड़ा सा सोचिए, P जब बनाओगे तो ये मत लिख देना आप कि x y आर इंटीजर्स सच दैट x y इज ऑड, ठीक है। कंडीशन आप अलग से लिख लो। यहाँ कंडीशन क्या प्रोवाइडेड है? कंडीशन हमको क्या प्रोवाइडेड है कि x y कैसे हैं? x एंड y आर इंटीजर्स आर, ये कंडीशन प्रोवाइडेड है। और x y इज ऑड, ये P है। x y इज ऑड, इस एन लगा लेंगे, ठीक है। इस एन ऑड, इस एन ऑड, ये P हो गया। बोथ x y आर ऑड, देन बोथ x y आर ऑड। तो बोथ x y आर ऑड इंटीजर, बोथ x and y are odd integers। ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया, है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड स्टेप देखिए। assume that Q is false। क्या assume करते हैं? Q is false। तो स्टेप नंबर 1, assume that Q is फॉल्स। ऐसा अज्यूम करके इसकी हेल्प से हम क्या प्रूफ कर दें? P इज फॉल्स हम प्रूफ कर दें। P इज फॉल्स प्रूफ कर